स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि बीएचयू बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 में सेक्शन ए जो है वह सभी सब्जेक्ट वर्ग के लिए अनिवार्य है, चाहे आप लैंग्वेज ग्रुप के हों, चाहे सोशल ग्रुप के हों, या फिर साइंस या फिर मैथ को, सभी को यहाँ सेक्शन ए का प्रवेश परीक्षा में आएगा ही। तो यहाँ पे सेक्शन ए में 3 विषय से मुख्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें आपका करंट एजुकेशन सिनेरियो, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इसी का क्लास 7 लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। और सेशन शुरू होने से पहले सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो लोग भी यहाँ पे लाइव सेशन देख रहे हैं या फिर यहाँ पे हैं, वो सभी के सभी लोग इस चैनल को यानी कि हमारे यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। कई दिनों से लोग कह रहे थे, आप लोग बोल रहे थे कि सर बाइलिंगुअल कराइए, तो आज मैं आप लोग को लिए बाइलिंगुअल लाया हूँ, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में यह सेशन आप लोग का चलाया जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया है प्रश्न नंबर 1 कि टीचर्स मस्ट नो द लेवल ऑफ देयर स्टूडेंट्स बिफोर टीचिंग। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट। अर्थात कि शिक्षकों को शिक्षण के पूर्व अपने विद्यार्थियों का जो स्तर यानी कि जो लेवल है उसे अवश्य जानना चाहिए। इस कथन से आप लोग कहाँ तक सहमत हैं? ठीक है, कितना सहमत है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया रहेगा आपको पूर्णतया यानी कि बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी दिया है सामान्यतः यानी जनरली। ऑप्शन नंबर सी है आंशिक यानी कि कुछ हाँ है कुछ नहीं है। और बिल्कुल नहीं यानी कि बिल्कुल नहीं आप इससे सहमत है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 का जो प्रश्न नंबर 1 का जो सही आंसर होगा वह ए बिल्कुल सही होगा। यानी कि जो भी टीचर्स हैं उनको अपने जो स्टूडेंट हैं उनका लेवल अवश्य जानना चाहिए। और वो लेवल कैसे आप लोग जानेंगे? तो लेवल एक जानने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप क्लास में जाइए और बच्चों से प्रश्नोत्तरी कराइए या फिर कुछ क्रियाकलाप करा करके आप उससे यानी कि कुछ प्रैक्टिकल चीजें आप कराइए और उसके द्वारा आप समझ जाएंगे कि जो आपके स्टूडेंट हैं उनका लेवल क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि हाउ शुड द टीचर गिव ऑर्डर्स इफ देयर इज ए नॉइज इन द क्लास वाइल टीचिंग। अर्थात कि पढ़ाते समय अगर क्लास में शोर हो रहा है तो जो टीचर है वह किस प्रकार के ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, किस प्रकार के ऑर्डर दे सकता है? ऊंचे स्वर में बोलकर यानी कि एकदम गुस्से में बोल करके, या फिर मेज पर मुक्का पटक के। जैसे आप लोग अक्सर देखे होंगे अपने टीचर को, तो आपके टीचर जहां पढ़ाते हैं वहां पे एक मेज होता है और कुर्सी होता है। ठीक है, तो उस मेज पे तुरंत एक मुक्का पटकेंगे और सारा क्लास क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा उस आवाज से। या फिर धीमी आवाज में बोलकर, जैसे बच्चों तुम लोग शांत हो जाओ, ये बोलकर, या फिर चेतावनी देकर ये बोलेंगे कि बच्चों तुम लोग शांत हो जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, या फिर मैं तुम्हें दंडित दूंगा, या फिर मैं तुम्हें क्लास के बाहर कर दूंगा। इस प्रकार के आप चेतावनी देंगे। क्या ऑप्शन यहाँ पे आप चुनना पसंद करेंगे? तो देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 का जो सही आंसर होगा वह डी होगा। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट के मन में थोड़ा सा डर बैठा देंगे कि अगर आप थोड़ा सा भी शोर करेंगे तो मैं तुरंत आप लोग को क्लास के बाहर कर दूंगा पनिशमेंट के तौर पर, तो यहाँ वहां पे क्या होगा कि जो बच्चे हैं शोर कर रहे होंगे वो थोड़ा सा सहम जाएंगे और उस क्लास में शांति बनाए रखेंगे और वहां पे आप लोग का डिसिप्लिन भी मेंटेन होगा। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है कि द मेन ड्रॉबैक ऑफ सिनेमा फॉर स्टूडेंट इज, यानी छात्रों के लिए सिनेमा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य दोष यहाँ पे पूछा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको जब टीचमेंट ऐप पर पढ़ा रहा था, ठीक है, और पीडीएफ भी मैंने आप लोग को दिया था जहां पे मैंने बताया हुआ था कि ऑडियो विजुअल जो एड्स हैं, ठीक है, उसमें आप लोग को मैंने बताया था कि क्या वहां पे दोष होते हैं, क्या लाभ होते हैं, क्या हानि होते हैं। तो उसी के बारे में आप प्रश्न पूछा हुआ है कि अपना कीमती समय नष्ट करते हैं, बुरी संगत में पड़ जाते हैं, जीवन के बारे में अवास्तविक तस्वीर बनाते हैं, या फिर अपराध करना सीख जाते हैं। ये क्या आंसर आप लोग देना चाहेंगे? जैसे अगर हम टीचर बात करें, इन सभी चीजों को देखेंगे तो हमारा एक ही आंसर होना चाहिए और वह होना चाहिए आपका सी। यानी कि अगर हम देखें कि जो छात्र हैं अगर छात्रों के लिए जो सिनेमा होगा यानी कि जो मूवी वगैरह होती हैं वह उनका मुख्य दोष क्या होता है? तो उनके जीवन में अवास्तविक तस्वीर बन जाती है। जैसे अगर हम बात करें कि आज के समय में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इमरान हाशमी को फॉलो करते हैं, और आप लोग समझ रहे होंगे कि इमरान हाशमी किस प्रकार के कैरेक्टर वो प्ले करते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि अच्छे अच्छे किरदार निभाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि महाभारत के जो कह सकते हैं एक्टर हैं उनकी तरह भी बनना चाहते हैं, तो अलग अलग किरदार वहाँ पे निभाते हैं। जैसे कोई दंगल देख लिया तो आमिर खान बनना चाहता है, कोई सुल्तान देख लिया तो सलमान खान बनना चाहता है। तो इस प्रकार से अलग अलग तस्वीर उनके अंदर आ जाती है।
प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है कि अ क्लास इज बॉदरिंग यू इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन यू नीड दैट, यानी कि अनुशासन के मामले में एक कक्षा आपको परेशान कर रही है तो आपको क्या करना चाहिए। उस समय आप छात्रों से अच्छा व्यवहार करने का आग्रह करेंगे, उस समय अपने छात्रों को दंड का भय दिखाएंगे यानी पनिशमेंट देने को बोलेंगे, या फिर जो अदर टीचर करते हैं, जो अदर टीचर की स्टाइल अपनाते हैं उन्हीं का आप लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, या फिर मॉनिटर से कहेंगे कि उन नोटी बॉय का आप एक पर्ची पर नाम लिखिए। इनमें से कौन सा आप सही आंसर देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए अनुशासन के मामले में अर्थात कि जब डिसिप्लिन की बात आए तो वहाँ पे एज ए टीचर आपको किसी भी स्टूडेंट को दंडित नहीं करना है, यानी कि उनको न लपड़ियाना है, न झपड़ियाना है, न ही मारना है, न पीटना है। उनको क्या करना है, आपको सिंपली आप उनसे एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप शांति बनाए रहे, अच्छा व्यवहार करिए ताकि मैं आप लोग को अच्छे तरीके से पढ़ा सकूं और आप लोग अपना जीवन क्या कर सकें, अच्छी तरीके से बना सकें। लेकिन वहां पे आप उनको दंडित का भय नहीं दिखा सकते हैं, यानी कि पनिशमेंट नहीं कर सकते हैं, या फिर जो अन्य टीचर करते हैं उनको आप कॉपी नहीं कर सकते हैं। एक दिन एक चीज को कॉपी करेंगे, दूसरे दिन उस चीज को कॉपी करेंगे तो फिर वो चीज क्या होगा, बिगड़ जाएगा। तो अपनी चीज को वहां पे देखें, अपनी यूनिक चीज वहां पे दिखाने की कोशिश करें एज ए टीचर, ठीक है। या फिर आप क्या करेंगे कि जो मॉनिटर होते हैं उनको कभी भी इन सभी चीजों में लिप्त नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मॉनिटर का भी इन सभी चीजों में लिप्त करेंगे तो उसका भी पढ़ाई जो है वह भी नुकसान होगा। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है कि टू मेंटेन डिसिप्लिन एमंग द स्टूडेंट्स, यानी कि छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एज अ टीचर आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो शरारती बच्चे हैं उनसे आप प्रश्न पूछेंगे, या फिर उनको शोर करने से रोकेंगे, या फिर उनको रूल फॉलो करने को, यानी कि रूल को फॉलो करने के लिए बोलेंगे, या फिर उन पर उत्तरदायित्व तो सौंप देंगे, यानी उनको कोई कार्य दे देंगे। तो सबसे अच्छा तरीका है कि उनको अनुशासन रखने के लिए उन पर उत्तरदायित्व दे दीजिए। जैसे कहा जाता है ना हमारे गाँव में कि जो खुटे हुए से बंधे हुए बैल होते हैं वह किसी कार्य के होते हैं, लेकिन छुट्टा जो जानवर होते हैं वह किसी भी कार्य के नहीं होते हैं। उसी प्रकार से जो भी स्टूडेंट होते हैं अगर उनको क्या करेंगे, खूंटे से बांधने का अर्थ है कि उनके ऊपर जिम्मेदारी दीजिए। जब जिम्मेदारी देंगे तो वह क्या करेंगे, अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से निभाने के चक्कर में वह और भी क्या करेंगे, अपने अंदर सुधार लाएंगे। उससे क्या होगा कि आपका क्लास भी शांत रहेगा और उनके अंदर भी निखार आएगा। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है कि टू डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन इन योर स्टूडेंट, यानी कि अपने विद्यार्थियों में आप स्व अनुशासन अर्थात कि सेल्फ डिसिप्लिन विकसित करने के लिए, यानी कि उसका डेवलपमेंट करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन का आप क्या करेंगे। एज अ टीचर आप उन्हें कुछ उत्तरदायित्व देंगे, जैसे कभी पिछले प्रश्न हम लोगों ने देखा था उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए कि उन्हें अच्छे आचरण के लिए नियम से परिचित कराएंगे, यानी कि उनका गुड हैबिट हो, गुड बिहेवियर करें, उनके लिए आप उनको कुछ रूल्स समझाएंगे, या फिर उन्हें पनिशमेंट देंगे, या फिर उनको नियमों का पालन करना सिखाएंगे। क्या करेंगे आप एज ए टीचर, आप सभी अपने आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में देते रहें। जैसा कि पिछले प्रश्नों में हम लोगों ने क्या किया था कि उत्तरदायित्व तो सौंपेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग उत्तरदायित्व तो नहीं सौंपेंगे, बल्कि जो विद्यार्थी अगर उनको स्व अनुशासन सिखाना हमें, तो उनको क्या करना होगा, हमें अच्छे आचरण के नियमों का उनको बताना होगा कि अच्छे आचरण क्या होते हैं, यानी कि जो गुड बिहेवियर होते हैं वह क्या होते हैं, उनके रूल क्या होते हैं, ये चीज़ें आप उनको बताएंगे। अब उनको बताएंगे कि जब दो लोग बात कर रहे हैं तो उनके बीच में नहीं बोलना चाहिए। जब आप जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, नॉर्मली चीज़ें होती हैं, जैसे आप किसी को कॉल कर रहे हैं तो एक बार कॉल करें, दोबारा कॉल ना करें, ये चीजें क्या होती हैं, गुड हैबिट्स में आती हैं। उम्मीद है आप लोग सभी लोग मेरी बातों को समझने की कोशिश कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि टीचर कैन सेव स्टूडेंट फ्रॉम मेंटल स्ट्रेस इफ द सीज देयर प्रॉब्लम्स, अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि देखिए शिक्षक विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बचा सकता है यदि वह उनकी समस्याओं को देखे। कैसे देखेगा, आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखेगा, वृत्तिक दृष्टिकोण से देखेगा, मानवीय धारणा से देखेगा, या फिर नैतिक धारणा से देखेगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एज ए टीचर आप उन्हें कैसे देखेंगे, नैतिक धारणा से देखेंगे, यानी कि मोरालिटी जो मोरल कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से आप अपने विद्यार्थियों को देखेंगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि व्हाट विल द टीचर पे मोर अटेंशन टू व्हाइल टॉकिंग द स्टूडेंट टू द जू, यानी कि छात्रों को चिड़ियाघर का भ्रमण कराते समय अध्यापक किन बातों का अधिक ध्यान देंगे। छात्र जानवरों को न छेड़ें, छात्र अनुशासन बनाए रखें, छात्र आज़ादी से घूमते रहें, या फिर छात्र आपस में न झगड़ें। अर्थात कहने का मतलब है कि कई बार आप लोग देखे होंगे कि आप लोग को जाता है कि कुछ पैसे ले जाता है और टीचर बोलते हैं चलो टूर घूमने चलना है ना, तो टूर घूमने जाना है तो वहाँ पे क्या करेंगे कि आपको चिड़ियाघर ले जाएंगे, और जब चिड़ियाघर अपने स्टूडेंट को आप ले जाएंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने छात्रों
को क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप अपने छात्रों को जानवरों को न छेड़ने के लिए कहेंगे, क्योंकि अगर आप किसी को छेड़ेंगे तो वो फिर आपको छेड़ेगा जरूर। ठीक है, अगर आप किसी को छेड़ेंगे तो आपको छेड़ेगा, अगर आप किसी को नहीं छेड़ेंगे तो आपको नहीं छेड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर एक भी चीज, कोई भी चीज को आप, जैसे मान लीजिए शेर है और शेर को बोलने लगे, कुछ भी बोलने लगे, दहाड़ने लगे कुछ के सामने, तो तुरंत आप पर झपट्टा मारेगा। या फिर आप गोरिल्ला कुछ करेंगे, जैसा करेंगे उसी प्रकार से गोरिल्ला भी आपका हरकत करेगा। और अगर गुस्सा गया गोरिल्ला तो फिर आपको उठाकर ले पटकिया पटकने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए अपने छात्रों को हमेशा जानवरों से दूर रहने का सलाह दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि स्टूडेंट ट्राइज टू परफॉर्म इन क्लास एंड गेट्स अ हेडेक सो आई, यानी कि एक जो स्टूडेंट है वो अपने प्रदर्शन को सुधार करने के लिए आपके सिर का सिरदर्द बन चुका है, तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप कक्षा को बताएंगे कि वह जो छात्र है वह अपने प्रदर्शन को सुधार कर रहा है। ठीक है, यानी कि प्रदर्शन कर रहा है, और फिर समझाएंगे कि छात्र को अपने पास बुलाएंगे और पर्सनली उसको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? पर्सनली समझाने की कोशिश करेंगे, या फिर उसको सहज रूप में लेंगे, या फिर उसे आप क्या करेंगे? पनिशमेंट देंगे। तो सही आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छात्र को बुलाएंगे अपने पास, बोलेंगे आओ मेरे प्यारे बेटे यहाँ पे, और उसको समझाना शुरू कर देंगे। देखो, अगर ये चीज तुम करोगे तो तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम अपना प्रदर्शन और भी सुधार सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर क्लास के सामने उसको डांटेंगे तो फिर उसको बुरा लग सकता है। तो कोई भी चीज आप लोग करना चाहें अगर अपने स्टूडेंट के साथ, तो पर्सनली उसको 1-to-1 आप उसको समझाने की कोशिश करें, ताकि वह आपकी बातों को समझ सके। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि विच मेथड कैन बी मोर इफेक्टिव टू इंक्लूडेट इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स एमंग योर स्टूडेंट, यानी कि अपने छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा करने का कौन सा उपाय अधिक कारगर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो सही आंसर होगा वह कौन सा होना चाहिए कि उनके बड़े बड़े मैच दिखाना चाहिए, छात्रों को खेल का नया सामान देना चाहिए, या फिर छात्रों को बताना चाहिए कि खेलना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पढ़ना, या फिर खेल के मैदान में छात्रों के साथ स्वयं खेलना चाहिए। तो यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए आपका डी, यानी कि हमेशा क्या करना चाहिए कि खेल के मैदान में छात्रों के साथ स्वयं को भी इंक्लूड करना चाहिए, ताकि उससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट होते हैं वह भी आपको एज अ गाइडेंस ही नहीं बल्कि एज अपना कर सकते हैं कि फादर के रूप में आपको देखेंगे, आपके मित्र के रूप में आपको देखेंगे। तो वहां पे आप जब जितना ज्यादा आप स्टूडेंट से घुले मिले रहेंगे उतनी ही ज्यादा आप स्टूडेंट के करीब रहेंगे और उनको समझ पाएंगे कि स्टूडेंट कहां पर वीक है, ये क्या गलतियां कर रहा है। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है कि विच हैज बिकम द सेकेंड स्टेट टू इंप्लीमेंट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो सही आंसर है आपका मध्य प्रदेश, यहाँ पे सही होगा। यानी एमपी जो है वह दूसरा राज्य है जिसने कि एनईपी 2020 को लागू किया है। ठीक है, एनईपी 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? आपका मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि हाउ मच परसेंटेज रिजर्वेशन हैज बीन अनाउंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ओबीसी इन मेडिकल एंड डेंटल कोर्सेज, यानी कि केंद्र सरकार ने चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रम में ओबीसी के लिए कितने परसेंट रिजर्वेशन की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए दिया है 10%, ऑप्शन नंबर बी है 17%, ऑप्शन नंबर सी 20%, ऑप्शन नंबर डी है 27%। तो यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए आपका 27%। ठीक है, 27% रिजर्वेशन की यहाँ पे घोषणा की गई है ओबीसी छात्रों के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 अब दिया हुआ है कि हाउ मेनी कॉलेजेस ऑफ इंडिया वर इंक्लूडेड इन द टॉप 100 मेडिकल कॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, यानी भारत के कितने कॉलेजों को विश्व के टॉप 100 मेडिकल कॉलेजों में शामिल किया गया? 3, 9, 6 और 12। अभी हाल ही में आप लोग देख रहे होंगे कि यूक्रेन में बहुत सारे हमारे मेडिकल के छात्र जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। तो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहां पे जो पढ़ाई की है वो बहुत सस्ती है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा हुआ है कि टॉप 100 मेडिकल कॉलेजों में कौन कौन है, तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होना चाहिए वह आपका होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 6। ठीक है, कितने हैं? 6 यहाँ पे सही होगा, यानी कि मेडिकल कॉलेज में कुल 6 कॉलेज ऐसे हैं जो कि भारत के भी शामिल हुए हैं। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या होना चाहिए? बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अनुप्रीति कोचिंग स्कीम फॉर इकोनॉमिकल वीकर स्टूडेंट, यानी किस राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है? हरियाणा ने, राजस्थान ने, उत्तर प्रदेश ने या फिर मध्य प्रदेश ने? तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका राजस्थान, यानी राजस्थान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो कमजोर वर्ग के विद्यार्थी हैं उनके लिए अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की है उन्होंने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग का दिया हुआ है 15 देखिए क्या दिया हुआ है। सिंपल यहाँ पे एक आकृति दिया हुआ है और उसका
आकृति उत्तर दिया हुआ है कि ये जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इसमें क्या हम भर सकते हैं, और ऑप्शन नंबर ए दिया है कि ये सर्कल भर सकते हैं, या फिर सर्कल के ऊपर एक लाइन दिया हुआ इस लाइन को हम लोग भर सकते हैं ये वाला, या फिर सर्कल के अंदर लाइन वाला भर सकते हैं, या फिर सर्कल के नीचे लाइन वाला भर सकते हैं, कौन सा हम इसको भर सकते हैं। और थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को क्लियर दिखाई दे यहाँ पे। चलिए देखिए यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो सही आंसर होगा वह कौन सा होना चाहिए, सी होगा। कैसे सी होगा, ये देखिए यहाँ पे एक लाइन आ गया, ये नीचे वाला लाइन आ गया, फिर इसके बाद ये सेकेंड वाला लाइन भर रहा है, एक एक भर रहा है, ठीक है, एक भर गया। सबसे पहले हमने एक सर्कल मान लीजिए है, ठीक है, ये सर्कल है, और ये सर्कल में हम लोग क्या किए, एक लाइन अंदर वाला कर लिए, पहला लाइन ये हो गया, फिर सेकेंड लाइन ये वाला हो गया, फिर थर्ड लाइन देखिए ये इस प्रकार से हो गया, 3 लाइन हो गया, फिर चौथा लाइन आपका ये हो गया, यानी कि सभी में एक एक लाइन को बढ़ा रहा है, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है कि आकृतियां, अब यहाँ पे प्रश्न आकृति दिया हुआ है और आपको बताना है कि कौन से आकृति हम लोग यहाँ पे भर सकते हैं। सिंपली देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे 1 2 3 आकृति दिया है, और चौथे आकृति में हम लोग को भरना है, और चौथे आकृति के लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले ये देखिए ये जो झंडा है ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब ये झंडा देखिए किस में है, नीचे वाले में किस में, क्योंकि ये वाला जो झंडा है और ये जो झंडा है यानी कि जो फ्लैग है ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने, यानी कि क्या है, ये दर्पण के प्रतिबिंब है, ठीक है, मिरर है, ये मिरर से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये दोनों आपस में मिरर प्रतिबिंब है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि हम इसका बिल्कुल मिरर प्रतिबिंब देखेंगे कि ये कहाँ किस में लगा हुआ है। देखिए इसका 2 ऑप्शन मिल रहा है, सी बी मिल रहा है और सी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन देखिए इसमें लाइनिंग दिया हुआ है, लेकिन इसमें लाइनिंग है नहीं, लाइनिंग है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वह सही हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। प्रश्न नंबर 17 दिया है कि ये आपका क्लासिफिकेशन संबंधित क्वेश्चन है। किससे संबंधित है, आपका क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न है। तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि 3 जो आपकी आकृतियां होती हैं वह एक समान होती हैं, और एक जो आकृति होती है वह सभी से अलग होती है। तो इसमें देखिए 4 आकृति दी है हुआ है, ए ऑप्शन यानी कि एक आकृति, दूसरी आकृति, तीसरी और चौथी आकृति। अब इन चारों आकृतियों में देखिए कौन सा एक जो है वह 3 से अलग है। हो सकता है ए 3 से अलग, बी सी डी अलग हो, या फिर बी जो है वह ए सी डी से अलग हो, तो कौन सा होगा यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन नंबर डी जो है वह सभी से अलग है, सभी से अलग है। क्योंकि अगर हम बात करें कि सभी के खाने में देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें से 5 है और सभी में कितने खाने हैं, 6 खाने। तो इस प्रकार से हमारा ए बी सी एक वर्ग के हो गए, और ये आपका डी जो होगा वह अलग ग्रुप का हो गया। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह सही होगा। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है कि इसमें दर्पण मिरर दर्पण से संबंधित प्रश्न है। किससे संबंधित है, दर्पण से संबंधित आपका प्रश्न दिया हुआ है, और आपको बताना है कि दर्पण प्रतिबिंब में कौन सा ऑप्शन सही होगा। यानी कि अगर ये आपका आकृति दिया हुआ है, इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ए ऑप्शन वाला होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो देखिए यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब का कुछ नियम होता है जो कि मैंने आपको क्लास में बताया भी है, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को पेड ग्रुप है उनमें आपको बताया भी है, अलग जो थर्ड ग्रुप चल रहा है पेड ग्रुप का उसमें मैंने बताया हुआ। तो प्रश्न नंबर 18 का जो सही आंसर होगा वह सी सही होगा, ठीक है, क्या होगा, सी आंसर सही होगा। देखिए यहाँ पे 2a दिया है तो 2a कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, 7 दिया है तो 7 इस प्रकार से लिखा हुआ है, z दिया है तो z इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये आपका मिरर आकृति संबंधित है, यानी कि आप कह सकते हैं दर्पण प्रतिबिंब का यह प्रश्न बहुत ही आसानी पूर्वक आप हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है और यह आपका जल प्रतिबिंब से, किससे है, आपका जल प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न आपका दिया हुआ है। अब देखिए इसमें कैसे हम किसी चीज को हल करते हैं। तो सिंपली आपको एक प्रश्न देगा और एक आकृति देगा, प्रश्न नुमा आकृति देगा, और आपको बताना होगा किसका जो जल प्रतिबिंब होगा वह कौन सा होगा। तो ए बी सी डी ये करके आपको दिया हुआ है। तो सिंपली आप देखिए किसका जो जल प्रतिबिंब होगा वह कौन सा होगा आपका। तो आप देखिए कि ये आपका कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, और इसमें जस्ट इसका उल्टा जब करेंगे हम जल प्रतिबिंब में, तो यहाँ पे आपको केवल और केवल एक ही ऐसा है, ये वाला जो भाग होगा ये इस तरफ हो जाएगा और ये वाला जो भाग है इस तरफ हो जाएगा, ठीक। ये किस में मिल रहा है, केवल और केवल इसमें मिल रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। किसी में भी देख लीजिए आप, ये आपका है, ये देखिए इसमें सी वाले में भी है, लेकिन यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को जब देखेंगे ना इसको, तो आपको समझ में आएगा कि ये हम क्यों कह रहे हैं इसको, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। मैंने इसकी थ्योरी क्लासेस बिल्कुल आसान पूर्वक पेड क्लासेस में समझाया हुआ है, तो जो भी पेड क्लासेस लेना चाहते हो पेड क्लासेस ले सकते हैं। इसमें बिल्कुल ही एकदम सिंपल तरीके से मैंने इसको समझाया कैसे दर्पण प्रतिबिंब को हम लोग प्रश्नों को हल कर सकते हैं, जल प्रतिबिंब को हल कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप लोग को बताई गई हैं। ये देखिए यहाँ पे प्रश्न आकृति यहाँ पे दिया हुआ है और आपको बताना है कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये जो दिया हुआ है ना ये किससे संबंधित है, तो ये कागज मोड़ना से संबंधित है। ठीक है, कागज मोड़ना ये आपका टॉपिक है, इससे मैंने आपको बताया हुआ है, ये प्रश्न आपका आया हुआ है। तो देखिए कैसे इसको हल करेंगे। सिंपली आपको करना है क्या है कि जो आकृति दिया हुआ है इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। अब जब हम कागज को मोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा यही आपको बताना होगा। तो सिंपली आप क्या करिए कि यहाँ पे देखिए ये गोला दिया हुआ है और ये नीचे वाला गोला दिया हुआ है। जब हम इसको कागज को मोड़ेंगे, ये कागज हम फोल्ड करते हैं, यहां से हम फोल्ड करेंगे। ठीक है, जब हम फोल्ड करते हैं तो सिंपली हमें जो प्राप्त होता है वह क्या प्राप्त हो जाएगा, सी प्राप्त हो जाएगा। यानी कि जब हम किसी कागज को जैसे हम एक कोई पेज है बीच में का अपने हमारी कॉपी कोई पेज है और जब हम उसको मोड़ेंगे तो ये इसी प्रकार का आपका आ जाएगा। ठीक है, कैसे आ जाएगा, इस प्रकार का आपका आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वह आपका सही होगा। उम्मीद है आप लोगों को यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको यह सेशन पसंद आए तो जरूर इस सेशन को लाइक करिएगा, सभी लोग इसको अपने मित्रों में शेयर करिएगा, मित्र में, फ्रेंड सर्कल में या फिर अपने परिवार में इसको शेयर करिएगा। और इसके साथ जो लोग भी अभी नए देख रहे हैं यहाँ पे इसको, वो लोग जरूर इसको सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।